Good morning, all of you. Myself, डॉक्टर महेश कुमार सैनी। आज हम यहाँ पर बीएससी फर्स्ट ईयर का बॉटनी सिलेबस के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे, क्योंकि राजस्थान यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग यह 100 नंबर का मैक्सिमम 100 नंबर का पेपर होता है। फर्स्ट पेपर 33 नंबर का, सेकंड पेपर 33 नंबर का और थर्ड पेपर 34 नंबर का। इस तरह से टोटल 100 मार्क्स होते हैं और 50 नंबर प्रैक्टिकल के। तो इस प्रकार से एक सब्जेक्ट 150 नंबर का होता है, जिसमें हमें हर एक पेपर के अंदर 36% पास मार्किंग चाहिए। प्रैक्टिकल में मिनिमम पास मार्किंग 18 होनी चाहिए और थ्योरेटिकल पेपर में कम से कम 36%। हम 33% का 36% देखें तो अप्रोक्स 12-13 नंबर के आसपास ये होने चाहिए। एक पेपर के अंदर 5 क्वेश्चन आते हैं। इनमें जो पहले का पैटर्न था उसमें हम देखते हैं कि एक क्वेश्चन ऐसा होता था जो ऑब्जेक्टिव टाइप का मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन उसमें होते हैं, जिसमें हम ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और आंसर देते हैं। तो यह जो क्वेश्चन है यह पूरी बुक में से, उस पूरे पेपर में से आता है। उसके अलावा हर एक पेपर में 4 यूनिट होती हैं और 4 यूनिट में से 2-2 क्वेश्चन होते हैं। एक यूनिट के 2 क्वेश्चन, इट मीन्स एक क्वेश्चन अथवा में और एक क्वेश्चन मेन। तो हम दोनों में से कोई एक क्वेश्चन कर सकते हैं। इसी तरह से यूनिट 2, यूनिट 3, यूनिट 4, इस तरह से हमारे को इस पेपर में 4 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। और एक फर्स्ट जो क्वेश्चन है वो हमारा कंपल्सरी होता है, जो पूरे पेपर में से मतलब चारों यूनिट में से कहीं से भी आ सकता है। और ये जो 4 यूनिट हैं वो उनमें से हमें 4 क्वेश्चन के आंसर देने होते हैं। तो फर्स्ट पेपर जो बॉटनी का है वो है सेल बायोलॉजी, जेनेटिक्स एंड प्लांट ब्रीडिंग। इस पेपर में मुख्य रूप से 4 यूनिट हैं और इनमें से फर्स्ट यूनिट जो इंडिकेट करती है सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स, कोशिकांग और न्यूक्लिक अम्ल या केंद्रक में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं उनके बारे में बात करते हैं इसमें। तो जैसे अल्ट्रा स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ डिफरेंट सेल ऑर्गेनल्स, तो सभी कोशिकांगों के बारे में पहले अध्ययन किया जाए। सेल वॉल, सेल मेम्ब्रेन, न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट, राइबोसोम्स, पेरोक्सिसोम, लाइसोसोम, गोल्जी बॉडीज एंड एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसके बाद हम केंद्रक में आ जाएं। केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थों पर आ जाएं तो क्रोमेटिन स्ट्रक्चर, क्रोमोसोम ऑर्गेनाइजेशन, यूकैरियोटिक एंड प्रोकैरियोटिक क्रोमोसोम मॉर्फोलॉजी, स्पेशलाइज्ड टाइप ऑफ क्रोमोसोम्स। इनमें हम बात करते हैं सेक्स क्रोमोसोम, लैम्प ब्रूस क्रोमोसोम एंड पोलिटिन क्रोमोसोम एंड ट्रांसपोजोन्स। तो ये यूनिट सेल ऑर्गेनल्स एंड न्यूक्लियर मटेरियल्स, कोशिकांगों और केंद्रक में पाए जाने वाले पदार्थों के बारे में बात करती है। अब हम देखते हैं कि बॉटनी के हिसाब से कौन सा ऑर्गेनल्स इम्पोर्टेंट होगा। तो सबसे पहले इसमें क्लोरोप्लास्ट होगा, क्योंकि सेम यूनिट जूलॉजी में भी हम पढ़ते हैं। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट है और इम्पोर्टेंट ऑर्गन है वो है केंद्रक। और केंद्रक में पाए जाने वाले जो क्रोमोसोम हैं, क्रोमोसोम स्ट्रक्चर, ये भी यहाँ पर इम्पोर्टेंट हो जाता है। अब हम बात करते हैं सेकेंड यूनिट की, सेल डिवीज़न। यहाँ सेल साइकिल, माइटोसिस, स्टेज, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन ऑफ स्पाइंडल एपरेटस, एनाफेजिक
chromosome movement, meiosis, its different stage, meiosis first, meiosis second, synaptonormal complex, chiasmata formation and crossing over। तो ये डिवीज़न का एक फर्स्ट पार्ट है, क्योंकि इस यूनिट में 3 अलग अलग पार्ट दिए हुए हैं, जिसमें फर्स्ट पार्ट में केवल कोशिका विभाजन, जहाँ पर हम समसूत्री विभाजन एवं अर्धसूत्री विभाजन की बात करते हैं। समसूत्री विभाजन प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज, ये चारों अवस्थाएं उसमें होंगी। और मियोसिस में अर्धसूत्री विभाजन है, जिसमें कि हम मियोसिस फर्स्ट एंड मियोसिस सेकंड 2 पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ते हैं। तो जो प्रोफेज फर्स्ट अवस्था है मियोसिस फर्स्ट की, तो उसमें कियाजमेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर, ये 2 पॉइंट अलग से दिए हुए हैं, इसमें लिखे हुए हैं, स्नेप्टोनोमल कॉम्प्लेक्स, कियाजमेटा फॉर्मेशन एंड क्रॉसिंग ओवर। तो मियोसिस पढ़े हम, तो ये 3 पॉइंटों पर हम अच्छे से ध्यान दें, ये इम्पोर्टेंट हैं। बेसिक, उसके बाद दूसरी यूनिट आती है जो बेसिक ऑफ जेनेटिक मटेरियल्स। तो अब इसके बाद में हम जेनेटिक मटेरियल की बात करते हैं। और जेनेटिक मटेरियल को प्रूफ किया गया तो ग्रिफिथ ने अपने निमोनिया के एक्सपेरिमेंट द्वारा प्रूफ किया। इसके अलावा हर्शे एंड चेज ने रेडियो आइसोटोप लेके और फिर एक्सपेरिमेंटली प्रूफ किया ग्रेडियंट सेंट्रिफिकेशन एक्सपेरिमेंट के द्वारा। हर्शे और चेज का जो एक्सपेरिमेंट था, उसके अंदर उन्होंने रेडियो आइसोटोप यूज़ किया, जिसमें S35 और P32 हम देखते हैं। कंसेप्ट ऑफ जीन न्यूरोस्पोरा जेनेटिक्स, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। ठीक है, तो इसमें जो याद करने के लिए ये है कि DNA को जेनेटिक मटेरियल कहा जाता है, क्यों? ठीक है, तो यहाँ पर 2 एक्सपेरिमेंट हैं, ग्रिफिथ और एक हर्शे एंड चेज। तो इन दोनों के बेस पर हम ये सिद्ध करना चाहेंगे कि DNA जेनेटिक मटेरियल है, ये हमें आना चाहिए। उसके बाद कंसेप्ट ऑफ जीन है, न्यूरोस्पोरा के बेस पर एक्सप्लेन किया गया है, 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस। तो न्यूरोस्पोरा के जेनेटिक्स के बेस पर हम 1 जीन 1 एंजाइम हाइपोथेसिस को एक्सप्लेन करते हैं। तो न्यूरोस्पोरा इम्पोर्टेंट है। उसके बाद आता है एन आइडिया अबाउट प्रोकैरियोटिक यूकैरियोटिक स्ट्रक्चर ऑफ जीन, ओपेरोन कंसेप्ट, एक्सोन एंड इंट्रॉन्स। तो यहाँ पर ओपेरोन कंसेप्ट हमें पता होनी चाहिए। ओपेरोन, तो जिसमें कि ओपेरोन में कुछ स्टार्ट कोडोन होते हैं, कुछ स्ट्रक्चरल जीन होते हैं और कुछ स्टॉप कोडोन होते हैं। स्ट्रक्चरल जीन में कोडिंग, नॉन कोडिंग 2 सीक्वेंस होती हैं, जिन्हें हम एक्सोन, इंट्रॉन कहते हैं। तो एक्सोन जो हैं वो ही आगे इन्फॉर्मेशन लेके जाते हैं, इंट्रॉन को स्प्लाइसिंग प्रोसेस के द्वारा वहीं रोक लिया जाता है। तो ओपेरोन कंसेप्ट हमें आनी चाहिए। एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम, इसके बाद हमारा नेक्स्ट, जो केंद्रक के अलावा भी कोशिका के कुछ अंग हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल या न्यूक्लियर जीनोम पाया जाता है, एक्स्ट्रा न्यूक्लियर जीनोम पाया जाता है। तो उसमें माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट जीनोम है और एक प्लाज्मिड है। तो यहाँ पर भी मैं यही कहूँगा, या तो प्लाज्मिड जीनोम है या क्लोरोप्लास्ट है, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया एनिमल्स में भी पाया जाता है। तो यहाँ पर क्लोरोप्लास्ट और प्लाज्मिड फिर इम्पोर्टेंट हो जाते हैं बॉटनी की दृष्टि से। क्रोमोसोमल एब्रिएशन, जिसमें डिलीशन, डुप्लीकेशन, ट्रांसलोकेशन, इन्वर्जन, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। तो एन्यूप्लॉइडी, पॉलीप्लॉइडी, इसका मतलब कि क्रोमोसोम नंबर में कम या ज़्यादा होना, ये दोनों अवस्थाएं हैं, एन्यूप्लॉइडी एंड पॉलीप्लॉइडी। और जीन का ये एक इफ़ेक्ट है कि कुछ जीन डिलीट हो जाएं या डुप्लीकेट हो जाएं, ट्रांसलोकेट हो जाएं, इन्वर्जन हो जाए, तो ये क्रोमोसोमल एब्रिविएशन पाए जाते हैं। तो इनमें से भी कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। थर्ड यूनिट जो इनहेरिटेंस को प्रदर्शित करती है, जेनेटिक इनहेरिटेंस, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस एंड देयर एक्सेप्शंस, एलिलिक इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, lethality and non-allelic interaction, complementary genome, crosses and duplicate genome, quantitative inheritance, grain color in wheat, corolla length of Nicotiana tabacum।
तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि मेंडल्स के जो रूल्स हैं उसमें डाईहाइब्रिड क्रॉस के बारे में बताया गया है, और यहाँ एलिलिक इंट्रैक्शन और एक नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन, ये दो कंपोनेंट ऐसे दिए हुए हैं तो जिसमें इनकम्प्लीट एंड कोडोमिनेंस, ये दोनों एलिलिक इंट्रैक्शन कहलाते हैं। नॉन एलिलिक इंट्रैक्शन कॉम्प्लीमेंट्री एंड इसमें जीएसिस एंड डुप्लीकेट जीन्स ये आते हैं। तो यहाँ पर इनके ऊपर ज़्यादा जोर देना चाहिए, ये याद करनी चाहिए हमें। इसके बाद साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस मटेरियल इन्फ्लुएंस सेल कोइलिंग इन स्नेल, कप्पा पार्टिकल इन पैरामीशियम, मल्टीपल एलिज्म, एबीओ ब्लड ग्रुप इन मैन। तो साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस किस तरह से साइटोप्लाज्मिक इनहेरिटेंस इफेक्ट डालती है जीव में, तो इसको कप्पा पार्टिकल पैरामीशियम के द्वारा समझाया गया है, तो ये आना चाहिए। एंड मल्टीपल एलिज्म, एबीओ ब्लड ग्रुप, ये भी एक इम्पोर्टेंट यहाँ पॉइंट होता है। फोर्थ यूनिट है हमारी प्लांट ब्रीडिंग, जिसके अंदर इंट्रोडक्शन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, जनरल मेथड ऑफ प्लांट ब्रीडिंग, सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, वेजिटेटिवली प्रोपोगेटेड क्रॉप प्लांट्स, इंट्रोडक्शन, एक्लिमेटाइजेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिडाइजेशन, हाइब्रिड विगर, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, रोल ऑफ म्यूटेशन एंड पॉलीप्लॉइड इन प्लांट ब्रीडिंग, फेमस इंडियन एंड इंटरनेशनल प्लांट ब्रीडर्स एंड देयर कंट्रीब्यूशन, नेशनल एंड इंटरनेशनल एग्रीकल्चरल रिसर्च इंस्टीट्यूट, प्लांट ब्रीडिंग वर्क डन ऑन वीट एंड राइस इन इंडिया, ग्रीन रिवॉल्यूशन। तो यहाँ पर एक प्लांट ब्रीडिंग का जो ये पूरा पैरामीटर्स हैं, तो इसमें हम देख सकते हैं कि यहाँ पर एक तो पोलिनेशन, ब्रीडिंग में के पार्ट होते हैं सेल्फ पोलिनेशन, क्रॉस पोलिनेशन, वेजिटेटिव प्रोपोगेशन, तो ये इम्पोर्टेंट हो जाते हैं। इसके बाद हाइब्रिडाइजेशन, सिलेक्शन, हाइब्रिड विगर, इनब्रीडिंग, डिप्रेशन, एक ये यहाँ पर एक पॉइंट इम्पोर्टेंट हो जाता है। इसके बाद में प्लांट ब्रीडिंग का रोल हमारे इंडिया में, इंडिया के कुछ एक्सपर्ट और इंस्टीट्यूट कौन कौन से इसमें पार्ट करते हैं प्लांट ब्रीडिंग सिस्टम में, और लास्ट में जो आता है ग्रीन रिवॉल्यूशन, हरित क्रांति, तो यह भी एक बहुत इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है जो काफ़ी बार पूछा जाता है कि हरित क्रांति के बारे में अपने विचार लिखो, या आज के संदर्भ में हरित क्रांति किस प्रकार से लाभकारी है, ये पूछा जा सकता है। इसके बाद में पेपर सेकंड, माइक्रोबायोलॉजी, माइकोलॉजी एंड प्लांट पैथोलॉजी। तो इसमें फर्स्ट यूनिट है जो माइक्रोबायोलॉजी, मीनिंग एंड स्कोप, हिस्ट्री एंड डेवलपमेंट इन द फील्ड ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, कंसेप्ट ऑफ कोरम सेंसिंग एंड बायोफिल्म्स। तो यहाँ पर हम देखते हैं कि कंसेप्ट ऑफ कोरम सेंसिंग एंड बायोफिल्म इज ए वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स व्हेन वी आर गिविंग द एग्जाम। तो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से वी कैन से द कंसेप्ट ऑफ कोरम सेंसिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोरम सेंसिंग एंड बायोफिल्म। तो ये दोनों ही टॉपिक हमें याद करने चाहिए। यू बैक्टीरिया, इसमें हम देखते हैं कि जनरल अकाउंट्स, ऑक्यूरेंस, मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर, शेप, फ्लैजिला स्ट्रक्चर, न्यूट्रिशनल टाइप्स, एंडोस्पोर्स, रिप्रोडक्शन, बाइनरी फिशन, ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन, ट्रांसडक्शन, इकोनॉमिक एंड बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस। तो यू बैक्टीरिया के बारे में हमें पता होना चाहिए, उसकी मॉर्फोलॉजी में आता है उसका स्ट्रक्चर और शेप, फिर उसके ऊपर फ्लैजिला, फिर न्यूट्रिशन, एंडोस्पोर एवं रिप्रोडक्शन इज ए वेरी इंपॉर्टेंट हियर बिकॉज क्योंकि यहाँ पर लैंगिक जनन पाया जाता है बैक्टीरिया में, जो कि बाइनरी फिशन, ट्रांसफॉर्मेशन एवं कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन, ये प्रोसेस हैं जिसके द्वारा उसमें पाया जाता है रिप्रोडक्शन। तो रिप्रोडक्शन में भी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जो बैक्टीरिया में पाया जाता है वो ट्रांसफॉर्मेशन, कॉन्जुगेशन एंड ट्रांसडक्शन में के हिसाब से पाया जाता है। तो यहाँ पर ये तीनों इम्पोर्टेंट हैं। फिर माइकोप्लाज्मा आता है, ऑक्यूरेंस, मॉर्फोलॉजी, रिप्रोडक्शन एंड इम्पोर्टेंस। तो माइकोप्लाज्मा क्योंकि सिंगल ऑर्गेनिज्म है और सिंगल इसकी कंसेप्ट है कि माइकोप्लाज्मा की मॉर्फोलॉजी, वो प्रेजेंस एवं रिप्रोडक्शन एवं इम्पोर्टेंस क्या है उसका। तो यहाँ पर इस यूनिट के अंदर दूसरा क्वेश्चन होगा तो ये इससे होगा, फर्स्ट क्वेश्चन होगा तो बैक्टीरियल रिप्रोडक्शन या कोरम सेंसिंग बायोफिल्म से होगा। तो सेकंड यूनिट की बात करें हम तो वायरस है जिसका जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स और इम्पोर्टेंस, स्ट्रक्चर ऑफ टीएमवी एंड पॉक्स वायरस। तो यहाँ पर टीएमवी स्ट्रक्चर एंड पॉक्स वायरस स्ट्रक्चर एंड इम्पोर्टेंस ये पता होनी चाहिए। स्ट्रक्चर एंड मल्टीप्लिकेशन ऑफ बैक्टीरियोफेज, तो बैक्टीरियोफेज का स्ट्रक्चर हमें पता होना चाहिए, वो मल्टीप्लिकेशन कैसे करता है ये भी हमें पता होना चाहिए। ये यहाँ पर दो क्वेश्चन इसी के हैं। फंजाई है इसके बाद में, तो जनरल कैरेक्टर्स, ऑक्यूरेंस, थैलस, ऑर्गेनाइजेशन, रिप्रोडक्शन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस,
क्लासिफिकेशन ऑफ फंजाई, एलेक्सोपोलस एंड एंसवर्थ्स। इट मीन्स हम कह रहे हैं इसमें कि जैसे फंगस है, फंगस रिप्रोडक्शन कैसा है, इस इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है, फंगस का क्लासिफिकेशन क्या है ना। और जो फंगस है उसका थैलस कहते हैं फंगस के बॉडी को, तो इसका थैलस ऑर्गेनाइजेशन कैसा होता है ये हमें पता होना चाहिए। तो प्लांट डिजीज़ की बात करते हैं। इसके बाद कुछ बायोटिक और एबायोटिक डिजीज होती हैं प्लांट में। बायोटिक मतलब किसी बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म के द्वारा यदि कोई डिजीज हो तो बायोटिक। एबायोटिक मतलब जैसे डिजीज हो गई एबायोटिक, बिना बायोटिक ऑर्गेनिज्म के, है ना। एबायोटिक मीन्स जैसे मान लो कोई डिजीज हुई और उस डिजीज में मान लो कि जैसे आग जल गई और प्लांट जल गया, तो वो एक बायोटिक है। जैसे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हुआ और प्लांट जिसमें डैमेज हो गया, तो ये एबायोटिक डिजीज़ भी हैं। इंपॉर्टेंट सिम्टम्स क्यूज बाई फंजाई, बैक्टीरिया, वायरस एंड एमाइस्क्यूज, ब्लाइट्स, पाउडर मिल्ड्यू एंड डाउन मिल्ड्यू, रस्ट, स्मट, कैंकर, मोजैक, लिटिल लीफ गोल्स। तो ये कुछ डिजीज हैं जिसमें पाउडर मिल्ड्यू एंड डाउनी मिल्ड्यू ये हम पढ़ना चाहिए। रस्ट, स्मट, कैंकर, मोजैक, लिटिल लीफ गर्ल्स। तो कैंकर, मोजैक इट्स ऑल्सो इम्पोर्टेंट हेयर। और लिटिल लीफ भी जैसे हम मिर्ची में और टमाटर में देखते हैं, मिर्ची लीफ बिल्कुल गांठ की तरह हो जाती हैं, तो ये लिटिल लीफ डिजीज हैं, ये भी हमें पढ़नी चाहिए। यूनिट नंबर 3 है ब्रीफ अकाउंट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंस एंड लाइफ हिस्ट्री एंड डिजीज साइकिल कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें पढ़ना होगा कि एल्बुगो, वाइट रस्ट, फिर स्क्लेरोस्पोरा एंड डाउनी मिल्ड्यू, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, ये भी हमें पढ़ना चाहिए। एस्परजिलस या क्लेवसेप्स एंड इरगट पेजाइजा। यहाँ पर एस्परजिलस पाउडर मिल्ड्यू, ग्रीन ईयर डिजीज ऑफ बाजरा, रस्ट, वाइट रस्ट एंड एल्बुगो, ये डिजीज हमें पढ़नी होगी। यूनिट नंबर 4 में ब्रीफ अकाउंट स्ट्रक्चर इम्पोर्टेंस एंड लीफ हिस्ट्री, डिजीज साइकिल एंड कंट्रोल ऑफ द फॉलोइंग। इसमें हमें याद करना होगा पक्शीनिया एंड ब्लैक रस्ट ऑफ वीट। फिर यूस्टिलोगो एंड लूज स्मिट ऑफ द वीट के बारे में कोई डिजीज आनी चाहिए। कवर्ड स्मिट ऑफ बार्ले, एगेरिकस, अल्टरनेरिया एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो। तो अल्टरनेरिया एंड अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट हियर। इस प्रकार से ये पेपर नंबर 2 हुआ जिसकी हमें तैयारी करनी चाहिए। और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट हैं उनको आप नोट करते रहें, तो उनको लास्ट टाइम में एक बार इसको फेयर कर लेना चाहिए। इसके बाद में हम देखते हैं कि पेपर नंबर 3 जो हमारा एल्गी है, लाइकेंस हैं एंड ब्रायोफाइट्स है। तो इसके अंदर जो फर्स्ट यूनिट है वो रिप्रेजेंट करती है कि जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, क्लासिफिकेशन, स्मिथ, डाइवर्स हैबिटेट, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, फोटोसिंथेटिक पिगमेंट एंड फूड रिजर्व्स, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, टाइप ऑफ लाइफ साइकिल, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर मोस्टली जो पूछता है उसमें ये है कि एक तो क्लासिफिकेशन और एक एल्गी के अंदर जो रिप्रोडक्शन है वो किस टाइप का है, वेजिटेटिव, एसेक्सुअल, सेक्सुअल, तीनों टाइप का रिप्रोडक्शन पाया जाता है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या है इनका। इसके बाद हम यूनिट नंबर 2 में आ जाएं, तो यहाँ पर ओसिलेटोरिया, नोस्टोक, वोल्वोक्स, कारा, वाउचेरिया, एक्टोकार्पस एंड पॉलीसाइफोनिया हैं। तो इसमें मोस्ट ऑफ देम की 1 2 3 4 5 6 7 ऑर्गेनिज्म हैं जो एल्गी के हैं वो पूछे जाते हैं। तो 7 में से कम हमें 4 होना चाहिए, जिसमें एक्टोकार्पस, वाउचेरिया, कारा, वोल्वोक्स, नोस्टोक। तो ये हमें याद होने चाहिए। जैसे इसके बाद यूनिट नंबर 3 है। यूनिट नंबर 3 में हम जनरल कैरेक्टर्स, ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ ब्रायोफाइटा, क्लासिफिकेशन, हैबिटेट, रेंज ऑफ थैलस स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन, वेजिटेटिव एंड सेक्सुअल, अल्टरेशन ऑफ जनरेशन, इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ब्रायोफाइटा क्या है, ब्रायोफाइटा क्लासिफिकेशन क्या है, उसकी हैबिटेट्स क्या है, उसका स्ट्रक्चर क्या है, उसका रिप्रोडक्शन क्या है, और उसका
अल्टरनेशन ऑफ जनरेशन, है ना, जनरेशन में मतलब जीवन चक्र उसका, वो अल्टरनेटिव जीवन चक्र क्या कैसा पाया जाता है, और इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस क्या होता है इसका ब्रायोफाइटा का, ये हमें पता होना चाहिए। और ब्रायोफाइटा में जो आप फाइल के अंदर हमने किया है कि रिक्सिया एंड मार्केंसिया, तो ये रिक्सिया मार्केंसिया दोनों एंड हैबिटोकोप्सिडा में आते हैं दोनों, रिक्सिया एंड मार्केंसिया। तो मार्केंसिया बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है यहाँ पर। एंड नेक्स्ट जो हमारी 4th यूनिट है उसमें एंथोसिरोप्सिडा, एंथोसिरोस, ब्रायोप्सिडा एंड फिनेरिया, ये हमें याद होने चाहिए। इसके बाद इसमें इम्पोर्टेंट और है कि लाइकेन, जनरल कैरेक्टरिस्टिक्स, हैबिट्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन एंड इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ लाइकेन्स। इट मीन्स 4th यूनिट में लाइकेन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, जहाँ पर कि लाइकेन के कैरेक्टरिस्टिक्स, स्ट्रक्चर, रिप्रोडक्शन और इकोनॉमिक एंड इकोलॉजिकल इम्पोर्टेंस, इकोनॉमिक दोनों इम्पोर्टेंस हमें लाइकेन के पता होने चाहिए। तो इस तरह से हम इन पेपर्स के बारे में हमने देखा, और इन पेपर्स में कुछ पॉइंट ऐसे हैं कि जो हम पढ़ते हैं, यदि हम सिलेबस देखें तब भी हमें पता लग जाएंगे कि ये पॉइंट है जो ऐसा लगता है कि पूछने लायक है। तो एक बार हमें पूरे कोर्स को ठीक से पढ़ना चाहिए, उसके बाद में हमें ये देखना चाहिए कि इस यूनिट में वो कौन सा पॉइंट है जो कि पिछली बार के एग्ज़ाम में नहीं पूछा गया, इस बार वो ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाता है। और हम पूरे यूनिट को पढ़े, उसमें पॉइंट देखें तो बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं जो हमें लगेंगे कि ये इस यूनिट में सबसे अच्छा पॉइंट है, तो ये आ जाना चाहिए। तो ठीक है, फिर ये फर्स्ट ईयर का सिलेबस है जिसे हमने पढ़ा।